Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2342-1050 and 2331-0464. I am Vaibhav Jyotsna Shrivastava with my co-anchor Prachi Priya. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज कार्यक्रम में हम कारोबारी खबरों के साथ आपके प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। फिर अर्थव्यवस्था हो या शेयर बाजार, इनसे जुड़ा कोई भी प्रश्न आप हमसे सीधा पूछ सकते हैं। ये अंक हैं जिन पर आप डायल करेंगे, फोन करेंगे हमें 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता दूरभाष अंकों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 डायल करना न भूलें। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक शरद कोहली। नमस्कार शरद। नमस्कार प्राची, नमस्कार वैभव और सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे मगर उससे पहले सुर्खियां, और सुर्खियों के साथ प्रस्तुत हैं वैभव श्रीवास्तव। We begin with the headlines. Benchmark domestic indices begin week with gains of 0.4% each. Sensex surges nearly 330 points. Nifty rises around 100 points. Female unemployment rate declines from 5.6% in 2017-18 to 3.2% in 2023-24, according to periodic Labour Force survey data. And RBI Governor Sanjay Malhotra highlights Indian economy's robust macroeconomic fundamentals amidst challenging global economic conditions. प्रमुख घरेलू सूचकांकों में 0.4% की बढ़त के साथ ये सप्ताह शुरू हुआ। सेंसेक्स लगभग 330 और निफ्टी लगभग 100 अंक बढ़ा। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार महिला बेरोजगारी दर 2017-18 में 5.6% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने चुनौतियों से भरे वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। सप्ताह के पहले दिन घरेलू सूचकांक 0.4% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 329 अंक बढ़कर 81,636 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 98 अंक बढ़कर 24,968 पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में व्यापक बाजार सूचकांक का रुख मिला जुला रहा। मिड कैप इंडेक्स 0.1% बढ़ा और स्मॉल कैप इंडेक्स सपाट बंद हुआ। Benchmark domestic equity indices ended the first day of the week with gains of 0.4% each, boosted by positive global cues. The Sensex rose 329 points to close at 81,636. Similarly, Nifty gained 98 points to settle at 24,968. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange ended on a mixed note. The mid-cap index advanced 0.1% and the small-cap index closed flat with a negative bias. सेंसेक्स में नामित 30 में से 20 कंपनियां आज बढ़त में रहीं। शीर्ष की लाभार्थी कंपनियों में से एक इन्फोसिस में 3% की वृद्धि हुई। टीसीएस 2.8% से अधिक, एचसीएल टेक और एचटीएल टेक 2.6% बढ़ गया। गिरावट में रही कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 0.7% से अधिक की गिरावट दर्ज आई और एशियन पेंट्स और भारती एयरटेल में लगभग 0.4% की गिरावट देखने को मिली। And before we continue the story, we have a first caller of Market Mantra today. We're joined in by Sanjeev from Delhi. Sanjeev, welcome to the show. Please ask your question. Thank you, Market Mantra.
Good evening to all of you and Mr. Kohli. Good evening. My question is, Kohli sir, there are two listed companies as on 31st January 18 under the grandfather clause. And thereafter, in 19, one of the company's shares was split in the ratio of 1:2. एक तो सवाल ये है कि अब जो स्प्लिट शेयर है जो उसकी एफएमवी थी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st January 18, अब जब उनको सेल किया जाएगा तो उनकी कॉस्ट वैल्यू विल बी टेकन एज हाफ. दैट इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. एंड देयर आफ्टर वन कंपनी गॉट मर्ज्ड इनटू द अदर sometime in July 23. उसके बाद वो मर्ज शेयर थे जिस प्रोपोर्शन में भी मिले, अब उनको भी अगर सेल किया जाएगा तो जो मर्ज कंपनी का एफएमवी था 31 जनवरी का, विल दैट अगेन बी टेकन एज ऑन द हाफ वैल्यू. एंड थर्डली, और जब ये रिडेम्पशन हम सेल करते हैं तो उसकी जो ब्रोकर्स मार्केट वैल्यू होती है, सेल प्राइस, उसमें से टैक्स पर्पजेज के लिए कोई हमें कमीशन वगैरह ब्रोकर्स का कम करना होता है. दैट्स ऑल माय क्वेश्चन. All right, Sanjeev, your first question is regarding split of shares. Yes, as you rightly said, the proportion of split will define the proportion as cost of acquisition for the purposes of calculating the capital gains. You will have to take if it's been split into two, like equal proportions, then yes, it will be half. Your second question was regarding the merger. When the one company has merged into another, yes, basically the FMB of the merged company, if it's a split share being sold, it will be same. Effectively, you've answered your question yourself. And as for the redemption or sale of shares, when you're speaking of, sale of shares, yes, you can deduct broker's commission from the long-term capital gain. I hope you also remember, Sanjeev, that there is a deduction of 112A, which allows you to claim 1,25,000 from your long-term capital gain equity cap. You can subtract that and you can claim the benefit. Sanjeev seems to be Vaibhav and Prachi very experienced, and he just wanted a kind of a reconfirmation from us. Good, Sanjeev, you answered your question yourself. All I had to say was yes to it. Yes, you're right on all the fronts. Please remember to avail 112A benefit if you got long-term capital gains from equity. वैभव, आइए दिल्ली की तरफ चलें. दिल्ली से अपना अगला सवाल लें. दिल्ली से हैं MP सिंह जी, अपना सवाल पूछिए. गुड इवनिंग टू पैनलिस्ट. कोहली साहब जी को स्पेशल नमस्कार. गुड इवनिंग. मोदी जी को पॉलिटिकल स्पीच सुनते हैं तो बड़ा सीना चौड़ा हो जाता है. ऐसे कोहली जी को सुनते अपना ये क्या कहते हैं, मनी के बारे में हमारा छाती चौड़ी हो जाती है. जी, MP So sir, my basic, I am just a beginner in the share market. I am 60. I just want to go through IPO. जी. और उसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि जो तीन बेसिक एक IPO के बारे में स्टडी करनी हो कंपनी के बारे में, तो 3 पॉइंट्स आप क्या बताएंगे, और क्या ब्रोकरेज फर्म्स इसमें हेल्प करती हैं कि इसको भी भरने के लिए? बड़ा मजेदार मैंने इसमें कॉन्सेप्ट निकाला. सिंह साहब और वैभव और प्राची भी जानना चाहेंगे. यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जब रिश्ता करने जाते हैं ना, लड़की लड़के का होता है, तो क्या देखते हैं हम? घर बार देखते हैं, पीछे से कैसे हैं. बिल्कुल. हम ये देखते हैं कि लड़की लड़का कितने पढ़े लिखे हैं. तीसरी चीज हम देखते हैं वो लोग कितना कमाते हैं. अब मैंने इसको रेप्लिकेट किया IPO में. जब आप किसी कंपनी में निवेश करने जाएं, आप देखें कि वो कंपनी, अब पढ़ी लिखी को तो हम ये कहेंगे कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, उसकी बैलेंस शीट कैसे दिख रही है, क्योंकि आपको पता है आजकल नई कंपनीज तो आती नहीं IPO में, तो जो है कंपनीज ऑलरेडी फंक्शन कर रही होती हैं. दूसरा हम देखते हैं घर बार कैसा है, जो मैंने बात करी. तो आप देखेंगे प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड कैसा है, ये प्रोमोटर्स को कितने साल का एक्सपीरियंस है, इनका कोई बुरा ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है, इन्होंने कंपनी में ऐसा तो नहीं बहुत बड़ा कोई फेरबदल किया हो वगैरह वगैरह. तीसरा आप उसको भी देखते हैं, लड़का लड़की आपस में भी देखते हैं एक दूसरे को. तो उसको मैंने रेप्लिकेट किया IPO में कि आप ये देखें कि कंपनी आप जिस सेक्टर में निवेश करने जा रहे हैं उसका आगे ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट क्या है. सिंह साहब कि वो कंपनी में जिस सेक्टर के, मान लीजिए IT सेक्टर से है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से, FMCG से, तो इसका जो कारोबार है कुल मिला के अगर मैं कहूं, ये तो रही मेरी एक मैंने एनालॉजी ड्रॉ करी कि दैट यू कैन प्रॉब्ली कंपेयर इट विद दैट प्रोसेस.
But basically, you should not just three things, Singh Saab. You should see a lot of things about the sector, about the nature of business, about any government regulation or promulgation which might be against that company. जैसे उदाहरण के तौर पर आपको पता होगा कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी और उनका अचानक से एक ऑनलाइन गेमिंग का बिल आया, उनका कामकाज सब समाप्त हो गया. तो हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, प्रमोटर्स का बैकग्राउंड देखना चाहिए, उस कंपनी की बैलेंस शीट. सिंह साहब थोड़ा सा आप पढ़ना अगर सीख ले, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, अगर नहीं आते तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके, क्योंकि उनकी सेल्स कैसी हैं, उनका बॉटम लाइंस कैसा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और आगे कंपनी ये भी देखिए कि उनके मैं इसलिए थोड़ा इसको लंबा बता रहा हूं क्योंकि ये सभी श्रोताओं के काम की बात है. यू शुड ऑल्सो सी दैट यू नो हाउ मच इज द प्रमोटर्स होल्डिंग. ऐसा तो नहीं है प्रमोटर की होल्डिंग कम है और वो पब्लिक में ज्यादा दे रहे हैं. सो दीज आर द थिंग्स सिंह साहब. तो मैं 3 नहीं, मैं तो आपको गिनवाना चाहूं तो मैं 30 गिनवा सकता हूं, पर आपने बहुत अच्छी 3 चीजें पूछी. तो जो मैंने 3 चीजें आपको रिश्ते की बताई उसी को आप रेप्लिकेट, मैंने इसलिए बताया कि इनको याद रखने में इट बिकम्स इजी फॉर हिम. सो आई होप आई हैव गिवन योर आंसर. इफ यू नीड मोर डिटेल्स प्लीज फील फ्री टू कॉल इन अदर शो एंड आई लव टू इलैबोरेट दैट. शरद जी, बहुत खूबसूरती से आपने इस सवाल का जवाब दिया. कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे मगर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक. And we take our listeners live to Ahmedabad, where the country's Honourable Prime Minister, Shri Narendra Modi, is addressing a huge gathering right now. सौभाग्य मिला है. मैं इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, मानसून के इस सीजन में गुजरात में भी कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है. देश में भी जिस प्रकार से बादल फटने की एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं, और जब टीवी पर विनाश लीला देखते हैं तो अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है. मैं सभी प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं. प्रकृति का ये प्रकोप पूरे मानव जात के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए चुनौती बना हुआ है. An empathetic, a caring Prime Minister talking about the menace of cloudbursts in the country and giving his respect to everyone who has suffered and hoping that the country gets out of these troubles very soon and dedicating various development projects to the people and the country. We are joined in by our next caller from Kolkata. We have Sushobhan with us. Sushobhan, welcome to the show. Please ask your question. सुशोभान अपना सवाल पूछ रहे हैं. आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं मार्केट मंथ में. किसी तकनीकी खराबी की वजह से हम सुशोभान को सुन नहीं पा रहे हैं. हमारे साथ हमारे अगले कॉलर दिल्ली से हैं नितिन जी. नितिन जी, स्वागत है मार्केट मंथ में. प्लीज सवाल पूछे अपना. हेलो, नमस्कार जी. जी नमस्कार, सवाल पूछे. शरद कोहली जी को नमस्कार. मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी की कमी के कारण बातें बताई हैं. हम अब क्या सावधानी बरतें हैं मार्केट में कि जीएसटी कम भी हो जाए और दुकानदार हमसे पैसा ज्यादा लेता रहे, तो इसके लिए क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले समय में, और जीएसटी के कारण और कितनी चीजों, टोटल सामानों पे कमी आएगी या कुछ चीजें छूट जाएंगी, उसके बारे में 2 चीजों को अलग अलग करके बताएं. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा सवाल पूछा है नितिन आपने, और इनका सवाल बहुत तवज्जो देने वाला है प्राची और वैभव, इसलिए क्योंकि एक जीएसटी में पहले क्लॉज हुआ करता था, मैं सभी श्रोताओं के लिए बता दूं, उसको हम बोलते थे एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज. उसका मतलब ये होता था कि कोई व्यक्ति यदि जीएसटी की आड़ में अपना प्रॉफिट ज्यादा ले रहा है तो उसको रोकने के लिए प्रावधान थे. इस क्लॉज को हटा दिया गया.
अब यह अंदेशा जताया जा रहा है कुछ ग्राहकों द्वारा, जैसे नितिन जैसे जो जागरूक ग्राहक हैं, कि मान लीजिए मैं एयर कंडीशनर लेता हूं उदाहरण के तौर पर। अब एयर कंडीशनर 35,000 का आता है, उस पर जीएसटी 28% लगता है, अब 18 में आ जाएगा, मान लीजिए आ जाता है, तो करीब करीब 10% जीएसटी का फर्क पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि प्राइस में करीब 3 से 4 हजार रुपए का मान लीजिए फर्क पड़ता है। तो हो सकता है कि दुकानदार ऐसा करे कि बजाय आपको 35 की बजाय 31-32 का देने के आपको कहे कि साहब ये 34,000 का है, सस्ता हो गया, पर उसको तो फायदा हुआ। तो जो जीएसटी के फायदे को वो अपना फायदा बनाने की कोशिश ना करे, यहीं से नितिन जी का सवाल निकल के आता है। मुझे लगता है नितिन, इसके लिए ग्राहकों के लिए ये बहुत कठिन हो जाएगा। और मान लीजिए आपको पता भी लगा तो आप क्या दुकानदार से लड़ लेंगे, उस आपकी बात माने ना माने, मुझे नहीं लगता दुकानदार मानेंगे। मुझे लगता है जब जीएसटी काउंसिल ये निर्णय लेगी, जब इस निर्णय पे अपनी स्टैंप लगाएगी, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सरकार इसके लिए कदम उठाएगी कि दुकानदार इस चीज का फायदा ना उठा पाए। और सैंपल सर्विस के जरिए पता लग सकता है, जैसे मैंने आपको एयर कंडीशनर का एग्जांपल दिया, रेफ्रिजरेटर है। और आपका दूसरा सवाल था कि कितने आइटम्स गिर जाएंगे। मेरे अनुमान के हिसाब से करीब करीब 90% आइटम्स फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं 12% को हटाने की जो प्रपोजल है, हम बात कर रहे हैं 28% को भी हटाने की। तो 28 वाले 18 में आ जाएंगे, 12 वाले 5 में आ जाएंगे, कुछ सिन गुड्स हैं वो 40% में चले जाएंगे। पर अभी इस पे जीएसटी काउंसिल से ऑफिशियल स्टैंप लगनी है। 3 और 4 तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, उस मीटिंग में यह सामने आ जाएगा कि क्या आगे की रूपरेखा है। पर आपका सवाल मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और जागरूक ग्राहक को यह पता होना चाहिए। पर आपके नोटिस में आए तो कोई इसके लिए प्रक्रिया इसके बाद में आपको देखने को मिलेगी। जी। वैभव, शरद जी की एक्सपर्ट एडवाइस हम अपने अगले सवाल पर लेंगे, जो कि दिल्ली से आ रहा है। दिल्ली से योगेश है हमारे साथ जुड़े हुए। योगेश, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार आप सभी को। मेरा सवाल ये है कि रियल एस्टेट में जब इन्वेस्टमेंट करी जाती है, तो अगर हम प्लॉट्स को निकाल दें लैंड के अलावा और रीट्स के अलावा, तो बचता है ऑप्शन फ्लैट्स का। तो फ्लैट को बहुत लोग मानते हैं ये डेप्रिसिएटिंग एसेट है, बहुत लोग मानते हैं कि जब नए फ्लैट बनते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं, जो माई वन कंस्ट्रक्शन आजकल आ गई है जी। तो फ्लैट की इन्वेस्टमेंट आप कैसे देखते हैं? योगेश, आज कोई खास नहीं लगता है मुझे। वैभव जो उसना बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव सवाल आ रहे हैं और बहुत अच्छी बात। योगेश, इसमें यह देखना होता है कि आप फ्लैट जिस इलाके में ले रहे हैं उस इलाके की मार्केट कैसी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो रिटर्न लैंड देती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लैंड लिमिटेड सप्लाई में है और जो कंस्ट्रक्टेड होता है, आपने ठीक कहा, वो डेप्रिसिएट होता है। पर मैं यहां पर नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, पर कुछ इलाके देश के ऐसे हैं, मैं किसी एक इलाके को प्रॉप अप नहीं करना चाहता हूं, जहां पर फ्लैट्स की भी कीमतें बहुत बड़ी हैं। तो अगर योगेश आप ऐसा स्थान चूज कर रहे हैं जहां की मार्केट बहुत गर्म है, बहुत डिमांड में है, तो वहां पर तो फ्लैट भी लोग लेके वारे न्यारे अपने कर चुके हैं। परंतु ये बात आपकी सैद्धांतिक रूप से ठीक है कि फ्लैट उतना नहीं शायद रिटर्न दे पाता है जितना आपको लैंड देती है, या कई दफे फार्म लैंड होता है, या कई दफे कोई कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, दुकानें होती हैं, ऑफिसेस होते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड थोड़ी सी ज्यादा रहती है कमर्शियली। पर तो इसलिए जब भी अगर आप फ्लैट लें तो मैं फ्लैट को नकारता नहीं हूं, सिरे से नहीं नकारूंगा, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि जब फ्लैट लें तो पूरी रिसर्च उस मार्केट की करें। आने वाले 1-2 साल के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, कितने लोग यहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, उस इलाके में क्या खास बात है, मार्केट्स कहां आसपास हैं, पार्क है कि नहीं, ग्रीनरी है कि नहीं, पोल्यूशन कितना है, ट्रैफिक कितना रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इस सब पे आप रिसर्च करके लेंगे योगेश, तो आप फ्लैट में भी गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल। अब बात करते हैं वैभव रुपये की। जी। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में आज रुपया 6 पैसे गिरकर 87 रुपये 58 पैसे पर बंद हुआ। दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 97.92 पर कारोबार कर रहा था। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख रहा। हांगकांग के माफ कीजिएगा। And talking about the Asian markets, Asian stock markets displayed positive trend today. Hong Kong's Hang Seng Index gained more than 1.9%. Shanghai Composite Index surged 1.5%. South Korea's Kospi Index advanced 1.3%. Japan's Nikkei 225 ended 0.4%. And Singapore Straits Times Index closed nearly flat with a positive bias. जी, एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख रहा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1.9% से अधिक और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 1.5% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स लगभग 1.3% और जापान का निकेई 0.4%
0.5% रहा। वहीं सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स लगभग स्थिर रहा। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में बढ़त का रुख बरकरार रहा। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक 40 में 0.7% की और जर्मनी के डैक्स में 0.3% की गिरावट नजर आई। वहीं लंदन का FTSE 100 अंतिम समाचार बनने तक 0.1% रहा। And before we move forward with Market Mantras this edition, let's take a short commercial break. एक बार फिर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं प्राची प्रिया। लेते हैं अपने अगले कॉलर को जो कि दिल्ली से हैं। इनका नाम है कमल। नमस्ते कमल। नमस्कार सारी टीम को और प्रशांत शरद जी को भी नमस्कार। और जिस सरलता से आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझाते हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। जी कमल, अपना सवाल पूछिए। यस सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मार्केट में कभी किसी रीजन से जब जो इंडेक्सेस हैं वो ड्रॉप होते हैं तो ये माना जाता है कि कोई बहुत हैवी सेलिंग हुई है और ये कहा जाता है कि स्टॉक होल्डर्स के लाखों करोड़ों रुपया जो है वो नुकसान हो गया। बट सर उसमें तो सेलिंग ज्यादा होती है, बाइंग नहीं होती। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मनी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए कमल, अगर सेलिंग हो रही है तो कोई तो खरीद भी रहा है ना। ये सेलिंग वन वे ट्रैफिक नहीं होता है। कोई खरीदता है तो दूसरी ओर कोई बेचता भी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब बड़ी गिरावट आती है तो मैं ये बता देता हूं सभी श्रोताओं के लिए और आपके लिए कि 3-4 स्तंभ हैं मार्केट के। एक हमारे विदेशी बॉयज बोलता हूं जो FPIs हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो, और FIIs भी बोलते हैं उनको। एक हमारे देसी बॉयज हैं जिनको मैं DIIs बोलता हूं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो कि बड़े बड़े अमाउंट में खरीदते हैं। और बहुत बड़ा एक स्तंभ बन चुका है रिटेल इन्वेस्टर। 20 करोड़ से भी ज्यादा हमारे यहाँ डीमैट के अकाउंट खुल चुके हैं। तो ये जब ऐसी कोई खबर आती है जो कि बहुत ही डिप्रेसिंग है तो सभी लोग बेचना शुरू कर देते हैं। पर ऐसा कम होता है। जनरली आप देख रहे होंगे पिछले कुछ महीनों से ट्रेंड है, हमारे FPIs बेचते हैं पर हमारे जो देसी बॉयज हैं वो खरीदते रहते हैं मार्केट में। तो आपको ये अलग अलग तरीके से और आपका जो बुनियादी मुद्दा ये था कि जब बेच रहे हैं तो कोई खरीद भी रहा है तो खरीदने वाले भी तैयार रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट गिरती में खरीदते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं। एक हमारे वॉरेन बुफे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं। वो तो कहते हैं कि जब मार्केट गिर रही है सब उल्टा करो, जो बेच रहे हो आप खरीदिए, जब खरीद रहे हो आप बेचिए। तो ये निश्चिंत रहिए, जब सब लोग बेच रहे होते हैं तो उतने ही लोग उसको खरीद भी रहे होते हैं। And let's go to our next caller. We are joined in again by Mr. Shobhan from Kolkata. Welcome to the show. Please ask your question. Good evening, the Market Number 3 team, and especially Saraj ji. It is always a great honor for all of us. My pleasure, sir. We wait for your arrival. Thank you so much. And I have 3 questions I'm putting in very nutshell. Number 1, sir, I have got substantial investment in mutual fund of Axis Mutual Fund House. Okay. But last 4-5 years, it is not performing at all. So should I stop this mutual fund house and should I switch over somewhere else? Number 1. Second question is that, sir, if I earn an average return of 15 to 16%, but then long-term capital gain, if I pay at least 10%, so I'm left over with 5 or 6% in mutual fund. So how is it going to reward us? And third one, if I want a global exposure, will it be a prudent decision to invest in S&P index fund through mutual fund route? If you kindly eliminate us, all right. Thank you. Your first question is about a particular mutual fund which you've taken. We don't discuss specific mutual funds here, and we don't name them. But I can generally advise if a particular mutual fund is not performing as per your expectations. Obviously, it's not necessary that each and every mutual fund in the market, is hunky-dory and does very well. So therefore, I think you can switch if you feel it's been 5 years is a very long period. Your second question was about the capital gain. Yes, that's true. I mean, capital gains tax has to be paid if your return you're generating is 14-15% out of that, the tax but you're paying tax out of the profit, Mr. Sushoban. You must keep that in mind. Maybe you can look for better ones. And your third is if you want to do for S&P, so there are houses in India, there are broking houses in India, there are funds in India which are exclusively dealing with American indices, S&P, Dow, Nasdaq, and other markets also. So you can set up an account with them, and there is a particular process you will have to fulfill that compliance, and you should be able to. A lot of people in India are trading in international markets also, Mr. Sushoban. Yeah.
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि भारत में महिलाओं की रोजगार दर 2017-18 से 2023-24 के बीच लगभग दोगुनी हो गई है। श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार महिला बेरोजगारी दर 2017-18 में 5.6% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला रोजगार में 96% की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में 43% की वृद्धि दर्ज की गई है। महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई की संख्या भी 2010-11 से 2023-24 तक दोगुनी हो गई है। इस महीने तक ई श्रम ने 16 करोड़ से अधिक महिला असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण भी दर्ज किया है। I'm going over to another headline story fast. Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra said that the Indian economy today is characterized by robust macroeconomic fundamentals. Addressing FIBAC 2025 conference in Mumbai, Governor said economy rebounded strongly post-COVID and recorded an average annual growth of around 8% during the last 4 years. This was due to support of strong domestic demand by both private consumption and fixed investment amidst challenging global economic conditions. We are all set and projected to be the third largest economy in the coming years. This July we had the lowest inflation at 1.6% headline for the last 8 years. Indian government's fiscal position is also very strong and robust, having decreased its fiscal deficit now from 9.2% post-COVID and projected to go down now to 4.4%. Going over to the story of crude oil prices rose moderately today. Brent crude was trading over 0.5% at $68.06 per barrel, and WTI crude was trading nearly 0.5% up at $64.01 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-karat gold was trading around 0.2% up at 1,840 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.2% down at 1,16,550 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में समाचार तैयार किए जाने तक अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.16% बढ़कर 1,545 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। सितंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 0.31% घटकर 1,15,878 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। शरद जी, कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर, थैंक यू। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर। Before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices begin week with gains of 0.4% each. Sensex surges nearly 330 points. Nifty rises around 100 points. Female unemployment rate declines from 5.6% in 2017-18 to 3.2% in 2023-24, according to periodic labour force survey data. And RBI Governor Sanjay Malhotra highlights Indian economy's robust macroeconomic fundamentals amidst challenging global economic conditions. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, Namaskar. Namaskar.